हमारा आज का चैप्टर है हवाई फोटो चित्र व्याख्या के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन, यानी कि हवाई फोटो चित्र की व्याख्या कैसे करें। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा चित्र है। अब इसको पढ़ें कैसे, क्योंकि एक आम आदमी के लिए तो खाली एक रद्दी का टुकड़ा है, जबकि ये काफी कीमती है। ऊपर से हम जो है एरियल फोटोग्राफ को प्राप्त करते हैं, तो ये सारा धरती का जो चित्र है, जिस क्षेत्र का लिया है, उसमें सब कुछ दिखाया गया है इसके अंदर। इसमें रोड्स भी हैं, रेलवे लाइंस भी हैं, एग्रीकल्चर भी हैं, हमारे जो भी सैंड ड्यून्स हैं या सेटलमेंट्स हैं, सब कुछ इसी के अंदर है। जो भी धरती के ऊपर सब कुछ है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, पानी है, टैंक्स हैं, सब कुछ इसी के अंदर हुआ है, जैसी धरती के ऊपर जो चीजें हैं। अब इसको कुल मिलाकर के ये करना, जिस क्षेत्र का एरिया का है, मान लीजिए कि हरियाणा का है या शिवानी का है या कहीं का और कहीं का भी है, तो ये चित्र आ गया। अब इस चित्र के अंदर क्या है, उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ तत्व हैं कि उनकी सहायता से हम ये पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अब इसके लिए देखिए, आप इसको पढ़ने के लिए इसके अंदर क्या चीज है उसको समझाने के लिए हमारे पास तत्व हैं। अब जैसे ये है हवाई फोटो चित्र की व्याख्या करेंगे, तो अब इसके लिए हमारे पास जो है तत्व है कुछ, यानी कि आकृति के आधार पर देखेंगे, साइज के आधार पर, कलर रंग के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर, शेडो परछाई के आधार पर, लोकेशन स्थिति के आधार पर, एसोसिएशन ऑफ रिलेशन साहचर्य के आधार पर, और पैटर्न के आधार पर। ये जो पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर हम फोटो चित्र के बारे में जानकारी क्या करेंगे कि किस स्थान पर क्या चीज है, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, जबकि उसके अंदर जो है इनकी सहायता से हम पढ़ेंगे कि यह मानचित्र में क्या क्या चीज। अब एक एक पॉइंट को हम लेते हैं। सबसे पहले हमारा शेप को लेते हैं। यहां देखिए, इसमें है जैसे हमारे पास चित्र में दो प्रकार की चीजें मिलेंगी आपको। एक तो प्राकृतिक चीजें मिलेंगी, नदी है, हमारे पास झील है, लेक्स हैं, पर्वत हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा मैनमेड चीजें भी मिलेंगी। मानव ने क्या क्या बनाई है, मानव ने नहरें भी बनाई हैं, सड़कें भी बनाई हैं, पुल भी बनाए हैं, घर भी बनाए हैं, सेटलमेंट बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, या कुछ भी चीजें जो मानव ने बनाई, वो दोनों चीजें हैं, यानी मैनमेड और नेचुरल। अब दोनों के बारे में मान लीजिए कि अब इसके आधार पर देखना है कि क्या आकृतियां हैं। अब जो प्रकृति ने बनाई है वो तो शेप कैसी है, इरेगुलर शेप है, और जो मानव ने बनाई है उनकी शेप रेगुलर होती है। जैसे मकान बनाए हैं तो सिस्टम से बनाए हैं। कोई भी जगह है, वहां पर खेल का मैदान है, तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उसमें दिखाई देगा, बढ़िया डिजाइन से मिलेगा। या कोई भी चीज जो नहर बनाई है तो एकदम सीधी मिलेगी, हमारी नदी की तरह से, इस तरह से सांप की तरह से नहीं होगी। तो इस तरह से दोनों चीजें समझाए। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका आकृति के आधार पर। अब ये मानचित्र में इस तरह की आकृति है, यू शेप में इस तरह से है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए उस क्षेत्र की। पहले सबसे पहले नॉलेज होगी। नॉलेज के बाद में जब आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप इस चित्र को देख करके ये देखेंगे किस चीज का चित्र है। तो ये पहला, ये आकृति को देख करके हमने बताना है। अब आकृति में इस तरह से ये रिवर मियांडर है, यानी कि नदी विसर्प है, सर्प की तरह से घूम रही है। और उसके बाद में साइड में इस तरह से यहां एक गाय का खुर है, यहां गाय के खुर की तरह से दिखाई देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, गोखुर झील, ओक्सबो लेक बोलते हैं। अब ये नदी ऐसे चलती है, तो जब पानी बहुत स्पीड कम हो जाती है, तो एक साइड में ज्यादा घुमाई होने के कारण से डायरेक्ट जो है सीधी ही मिल जाती है, और इधर का जो पानी है वो अलग से झील हो जाती है। तो इसे क्या बोलेंगे, ओक्सबो लेक। अब ये शिकागो रिवर है अल्बर्टा में, यूएसए में। तो यहां पर इस तरह की ये नदी है। इससे पता चलता है कि जब इस तरह की शेप हो तो उस क्षेत्र में ओक्सबो लेक और रिवर मियांडर पाई जाएंगी, नदी विसर्प। इसी प्रकार से साइज के आधार पर भी देखेंगे कि किसी फोटोग्राफ में, एरियल फोटोग्राफ में कोई चीज देखना है कि भाई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी आकृति है सड़कों की, तो इसका मतलब वो हाईवेज है। अगर छोटी आकृति है तो उसका आकार है, तो उसके बाद में क्या होगा, हम पता चलेगा किसी छोटे स्ट्रीट के अंदर जो है वो गली या रोड जा रहा है। और अब इसमें देखिए इस साइज के आधार पर। अब यहां पर कई लेन है बड़ी, इसका मतलब है
मल्टी लेन का मतलब है हाईवे है ये, इससे पता चलता चित्र में ये आया है। और इस प्रकार से एक लेन है तो इसका मतलब किसी गली के अंदर जा रहा है, किसी गांव के अंदर जा रहा है, किसी छोटे शहर के अंदर जा रहा है सड़क, और ये रेजिडेंस है। तो अब इनसे पहचान करेंगे और उसके बाद में आकार के आधार पर भी, जैसे हमने देखा कि कोई शहर है बड़ा तो उसका आकार बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये शहर है। अगर आकृति छोटी है तो इसका मतलब ये गांव है, दोनों का। तो वो उसमें आकार के आधार पर भी हम वायु फोटो चित्र है उसके अंदर किस तरह की आकृति है उसके आधार पर, हम साइज के आधार पर भी वहां बताना पड़ेगा कि ये शहर है, ये गांव है, ये हाईवे है, ये छोटे रोड है। अब आभा के आधार पर भी हम देखते हैं चमक कैसी है। इसमें हमारे पास मान लीजिए कि एक तो पानी है, अब ये कलर दिखा रहा है ब्लैक, ये पानी है, और इस तरह से इसका लाइट टोन, और ये सैंड है, इसका तो कलर है कैसा, लाइट टोन है, लाइट हल्का, और पानी वाला है ब्लैक। तो इसका मतलब ये होगा जो ब्लैक है वो तो पानी है इधर, और ये है हमारा लाइट टोन है तो ये बालू है, सैंड है। तो इस तरह से हम उसमें मानचित्र में ऐसे आकृति हो तो हमें ये देखना पड़ेगा ये चीज है, ये चीज है। आभा के आधार पर भी हमें मानचित्र पढ़ना है। इसी प्रकार से टेक्सचर कैसा है, गठन कैसा है, अर्थात जो है एक तो है हमारा स्मूथ टेक्सचर, एक रफ टेक्सचर, रफ का मतलब खुरदरा, और एक चिकना। तो अब इसमें देखेंगे दो प्रकार की यहां पर जो है चीजें दिखाई दे रही है। यहां पानी है, बिल्कुल शांत पानी है, तो ये कैसा दिखाई देगा, स्मूथ टेक्सचर है, स्मूथ मतलब चिकना है एक तरह से। और यहां इसका मतलब है कि स्मूथ है तो पानी है, और ये इस तरह खुरदरा है तो ये क्या है, फॉरेस्ट है, जैसे फॉरेस्ट है तो खुरदरा सा दिखाई देता है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे ये क्षेत्र फॉरेस्ट है, ये क्षेत्र पानी का है। इस प्रकार से गठन के आधार पर भी हम देखेंगे कि क्या स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार से शैडो है, कोई भाग बहुत ऊंचा है तो उसकी छाया लंबी जाएगी, एक साइड में सूर्य किरणें आ रही है, क्षेत्र ऊंचा है तो उसकी छाया बहुत लंबी जाएगी, और छाया लंबी जाएगी इसका मतलब जो है कोई भाग ऊंचा उठा है। या पर्वत है, पर्वत के एक साइड में सूर्य किरणें आ रही है, दूसरी तरफ छाया बहुत लंबी जा रही है तो इसका मतलब पर्वत ऊंचा है। इसका टावर कोई है तो टावर और लंबी छाया जा रही है तो इसका टावर ऊंचा है, और जो स्थान नीचा है उसकी छाया छोटी होगी। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं यहाँ शेड्यू का मतलब ये मल्टी ऊंचाई का कई मंजिला मकान है, इसकी छाया काफी लंबी जा रही है, और इसके अलावा छोटे मकान हैं इनकी छाया छोटी है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे छोटी बिल्डिंग या बड़ी बिल्डिंग उस चित्र में दी गई है, उसके आधार पर हम देखते हैं। इसी प्रकार से लोकेशन के आधार पर भी हम देखते हैं कि किसी स्थान पर लोकेशन के आधार पर भी हमें मानचित्र में पढ़ना है कि कौन से स्थान पर सैंड ड्यून है और कौन से स्थान पर हमारे जो है हमारा आइस कवर्ड एरिया है। अब यहां देखिए आप, हमारे दोनों ही चीजों का कलर एक जैसा है। जैसे बर्फ है मानचित्र में तो वो भी सफेद दिखाई देगी, और बालू का कलर है वो भी सफेद दिखाई देता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है भूगोल का तो हम इसमें उल्टा भी लिख सकते हैं जो गलत है। जैसे मान लीजिए ये लोकेशन के आधार पर देखेंगे, लोकेशन के आधार पर ये तो है भूमध्य रेखा बीच में, जो हम उत्तर में जाएंगे ये हमारा ग्रीनलैंड ठंडा इलाका है, यहाँ बर्फ है, और इसके अलावा ऊपर भाग है हमारा आर्कटिक क्षेत्र है, ठंडा इलाका है। इसी प्रकार से एंटार्क्टिका है, यहाँ भी बर्फ जमती है, और इसके अलावा ये गर्म क्षेत्र है सारा, यहाँ हमारा सारा मरुस्थल है, बहुत ही गर्म है। अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, सफेद है दोनों, गर्म वाला क्षेत्र भी सफेद है, ऊपर वाला भी सफेद है। अब यहाँ हमने इंटरप्रेट जो करता है व्यक्ति, अगर उसको ठंडे वाले क्षेत्र को ये लिख दे कि यहाँ पर बालू के टीले या गर्म इलाका है तो सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं, आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि अगर उत्तरी ध्रुव के पास कोई चीज है तो वो ठंडा है, इसलिए आप इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर जो है आर्कटिक क्षेत्र है यानी ठंडा इलाका है, इसलिए यहाँ पर सफेद चीजें दिखाई देती है। और बीच में अगर गर्मी है तो इसका मतलब है सैंड ड्यून या मरुस्थल है, ये सारा मरुस्थल है, ये इस प्रकार थार मरुस्थल में इंडिया में है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको लोकेशन के आधार पर भी उसका चुनाव करना चाहिए कि उसका व्याख्या करते समय आपको स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, और आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि किस स्थान पर गर्म क्षेत्र होता है, किस स्थान पर ठंडा क्षेत्र होता है, क्योंकि दोनों की कैटेगरी तो एक जैसी दिखाई देती, सफेद दिखाई देती है।
इसी प्रकार से एसोसिएशन के आधार पर भी हमें उसमें फोटो चित्र में क्या चीज है उसको अंदाजा लगाना है। ये देखिए आप, यहां समुद्र है, इसी प्रकार से हम देखते हैं समुद्र है तो समुद्र में है ये जहाज है, तो जहाज है तो इसका मतलब माल दूसरे देशों से आया है, इसके पास ये रेलवे स्टेशन है, स्पष्ट है, और ये ड्राई डॉक है, यानी कि ये चीजें हैं तो इसका मतलब यहां पर ये चीजें मिलेंगी। उससे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर पानी के पास जो जहाज है तो यहाँ रेलवे स्टेशन सामान को अंदर ले जाने के लिए भी ये जो स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन है, इसमें माल ले जाएगा, और इसके साथ साथ इसका सामान जो उतारा जाता है वो ड्राई डॉक्स हैं। इससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं और उसके बाद में इंटरप्रेट सही ढंग से करेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन के आधार पर होगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं यहां पैटर्न कैसे हैं उसके आधार पर भी आपने फोटो इंटरप्रेट करना है। ये देखिए आप, जहां पर ये पैटर्न इस तरह का वृक्ष की तरह से पैटर्न मिले, ड्रेनेज पैटर्न, पानी के बहाव के नमूने को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। तो इसका मतलब है नदियां इस तरह से चल रही हैं, ये मेन नदी है, इसमें इस तरह से अनेक नदियां मिलकर के आगे जा रही हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ये ड्रेनेज पैटर्न की तरह से ही हमारा सारा बहाव है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे यहां हमने ये देखिए, ये मेन नदी है, अब यहां एक नदी इसमें मिल रही है, दूसरी नदी इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है, इस तरह से एक अनेक नदियां मिले और एक वृक्ष का रूप धारण कर लेती है, इसे क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक पैटर्न। ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, एक डेंड्रिटिक पैटर्न, वृक्ष की तरह से हमारी नदी है, और यहाँ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसी स्थिति होती है, मतलब है नदी का क्षेत्र है, यहां पर नदियां बहती हैं। अगर इस तरह की आकृति हो तो ये क्या माना जाएगा कि यहां पर जो है रेडियल पैटर्न का मतलब क्या है, ये भाग जो बीच का है ये उठा हुआ है, और नदियां कैसे बह रही है, ऐसे बह रही, बाहर की ओर जा रही है, ऐसे। इसका मतलब है बीच में उठा हुआ भाग है और इसमें से हमारी नदियां ऐसे जा रही हैं। तो इसी प्रकार से किसी स्थान पर अगर इस तरह का क्षेत्र पाया जाए तो इसका मतलब है पैरेलल नदियां बह रही हैं। पैरेलल कहां मिलती है, जैसे मान लो कि हमारा जो है पश्चिमी घाट है, उसमें हमारा पश्चिमी घाट में इस तरह का क्षेत्र है, इस तरह का, तो नदियां जो है अरब सागर में गिरेंगी तो कैसे गिरेंगी, ऐसे गिरेंगे, ऐसे, तो इसे बोलेंगे पैरेलल पैटर्न। इसी प्रकार से तो इसका जो है, तो इसका मतलब है ये बीच का भाग उभरा हुआ है, ऊंचा है, और साइड में नदियां गिर रही हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है इस तरह का नदियों का, इस तरह से, तो इसका मतलब है यहां भी पैटर्न नदियों का है, किंतु यहां पर हमारा जो चट्टाने कैसी है, सख्त चट्टाने हैं, इसके कारण से लंबाई के अंदर चल के और बाद में नदियां मिल जाती हैं। इसी प्रकार से हम सबडेंड्रिक पैटर्न है, पैरेलल पैटर्न है, इन सारे पैटर्न को हम देखते हैं, पैटर्न के आधार पर हम पहचान करेंगे। ऐसी स्थिति होगी तो हम देखेंगे किस स्थान पर कैसी हमारी चट्टाने हैं, हमारी मेटामॉर्फिक हैं, सेडिमेंट्री हैं, या अन्य प्रकार की नदियां हैं। अब चलिए आप लास्ट में हम ये देखते हैं कि कुल मिलाकर के कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि फोटो इंटरप्रिटेशन है वो एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है समझने के लिए। इसके लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो प्राकृतिक तत्वों को पहचान सके और मानवीय तत्वों को पहचान सके, और उसको पूरा ज्ञान भी हो सके कि किस स्थान पर जलवायु कैसी है, और उसके आधार पर हम सही ढंग से दोनों का अंतर स्पष्ट कर सके। मैंने अभी बताया था ठंडे का और अलग, दोनों का अंतर एक होता है गर्म का, और चित्र जो सफेद होते हैं, जो हमारे सैंड ड्यून उसके सफेद हैं, और हमारे आइस कवर्ड एरिया उसके सफेद हैं। किंतु अगर ज्ञान नहीं तो लोकेशन गलत लिख दिया जा सकता, ठंडे को गर्म लिख दिया, गर्म को
ठंडा लिख देगा। इसलिए इसके लिए फुल नॉलेज होनी चाहिए। और फोटो इंटरप्रिटेशन के लिए की वगैरह यानी किस तरह से पहचाने, उसका बार बार अभ्यास करके, प्रैक्टिकल अभ्यास करके, और हम इसको फोटो इंटरप्रिटेशन को सही ढंग से बता सकते हैं कि किस स्थान पर क्या स्थिति है, और ये हम जो है आरामदारी से समझा सकते हैं। अन्यथा एक कॉमन व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं इसको इंटरप्रेट करना। इसलिए मैं समझता हूं कि बार बार अब हमारे विद्यार्थी जो एमएससी के हैं वो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम इजीली इसको समझ पाएंगे। थैंक यू।